चलिए ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। बताइए क्या डाउट्स है। इट्स एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी। ऑल्सो अगर कोई डाउट ऐसे पूछ रहा है तो आई वुड लाइक टू नो कि उस इंसान ने क्या अटेम्प्ट किया है, बिकॉज ऐसे बहुत लोग टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। चलिए, तो अंकित एक बार पहले अनम्यूट करना। बताओ तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या अटेम्प्ट किया था। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या अटेम्प्ट किया है। सर इसमें जितने भी सर ये इंफॉर्मेशन दिए हैं सर उसको लिख कर सर फॉर्मूला पुट किए, लेकिन सर वैल्यू नहीं निकल रहा है। कौन सा 9th में बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगाए हो फिर। एक सेकंड, कॉपी देख रहे हैं। क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। और आपने टेस्ट नहीं दिया था क्या। अच्छा दिया था। सर इसमें जो एन टर्म दिया था सर वही समझ नहीं आ रहा है कि एन टर्म से वैल्यू एन का नहीं दिया। वो तो चलो, आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब आपको एसएन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। एसएन निकालने से पहले आपने इस दो इंफॉर्मेशन का यूज कैसे किया। आपने इसका यूज करके क्या निकाला, इसका यूज करके क्या निकाला, ये बताओ। एसएन तो एकदम क्लियर था। एस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब यू हैड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एसएन। एसएन लगाते हैं n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n हमको नहीं पता तो उसको n रहने देंगे, a और d हमको यहाँ से निकल जाना था। तो आपने यहाँ से a और d कैलकुलेट किया या नहीं। नो सर। नो। कितने मिनट ट्राई किया इस क्वेश्चन को। जी कितने मिनट ट्राई किया आपने इस क्वेश्चन को। 1 अटेम्प्ट। कितना वो 1 अटेम्प्ट मतलब 2 मिनट 3 मिनट आई अज्यूम। यस सर। तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता मतलब वो क्वेश्चन वैसे आप सीख जाओगे। ये फिर सीखना नहीं होता, ये बस फॉर्मेलिटी करना होता है। लेट मी टेल यू, मुझे याद नहीं कि मेरे से सारे क्वेश्चन बन गए थे 2-3 मिनट के अटेम्प्ट के अंदर। देयर वर सम क्वेश्चन जहाँ पे मुझे 10 से 15 मिनट लगाना पड़ा था। अब जैसे कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपने इतना भी बेयर मिनिमम काम नहीं किया कि आपने यहाँ पे S7 इज इक्वल टू 49 और S17 इज इक्वल टू 289 करके थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश की हो कि अच्छा ठीक है यहाँ से हम क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या सॉल्व किया बताओ। सर क्वेश्चन 10 हमको समझ में नहीं आया। क्या कह रहा है क्वेश्चन को। कह रहा है कि शो दैट A1 A2 A3 ये सब फॉर्म करा एक AP। तो इसमें प्रूफ करना है। हाँ तो प्रूफ करना है। अब अगर हम एक बार एक्सरसाइज 5.2 पे चले। जैसे ये सारे जो क्वेश्चन थे यहाँ पे हमने AP कैसे प्रूफ किया था। इस क्वेश्चन में हमने AP कैसे प्रूफ किया था, या इस क्वेश्चन में हमने AP कैसे प्रूफ किया था। देखो अंकित, मुझे जो दिख रहा है, ठीक है ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ज्यादा आपने कुछ मेहनत सर नहीं सबका किया। कॉमन डिफरेंस सर सेम था इसीलिए वो एपी में थे। सबका डिफरेंस तो यहाँ पे जब आपको an की वैल्यू, an का मतलब क्या होता है, nth टर्म होता है। यस सर। तो nth टर्म में अगर आपको कह दिया है क्वेश्चन ने कि एक AP है जिसको डिनोट किया गया है 3 + 4n करके, तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए। फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, शो दैट A1 A2 A3 AN forms an AP where nth term is defined by this।
तो अगर ये आपका nth टर्म है तो क्वेश्चन सर तो बस n का वैल्यू डालना था सर। एग्जैक्टली। सर तो ये तो इजी था, हमको समझ में नहीं है। समझने की बात नहीं है अंकित, वो ये 2 मिनट 3 मिनट के अंदर सारी चीजें नहीं होती है, कभी कभार आपको 8-10 मिनट भी देना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 is a slightly tricky question, I can agree, but question number 9 and 10 was very easy question. हमने क्लास में इससे ज्यादा मुश्किल भी एक्चुअली क्वेश्चन किया हुआ है। चलो तो अब मैं शुरू करता हूं गाइस क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, तो गाइस यहाँ पे लॉजिक क्या रहेगा? मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, मुझे चैट बॉक्स में आंसर करना, a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 till an, ये सम आपको क्या देता है? What do you get from this addition? Let me know in the chat box students, क्या मिलता है आपको इससे? यस अपूर्वा, ठीक है। बाकी you get the sum of n terms, right? You get the sum of n terms. अच्छा ये बात सोचो कि अगर मैं a1 a2 a3 ऐसे ऐड करते रहूं, लेकिन अब मैं an नहीं, an से जस्ट पहले वाला जो टर्म था an-1, an से जस्ट पहले वाला जो टर्म था an-1, अगर मैं फर्स्ट टर्म से n-1th टर्म तक एडिशन करूंगा, अब मुझे क्या मिलेगा? अब मैं ये कह सकता हूं क्या कि नाउ आई एम गोइंग टू गेट s of n-1, क्या मैं कह सकता हूं कि आई विल गेट s of n-1? बिकॉज अब मैं फर्स्ट टर्म से लेके n-1th टर्म तक का एडिशन कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म से लेके n-1th टर्म तक का एडिशन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा s of n-1 होना चाहिए, क्योंकि अगर sn का मतलब होता है फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म तक का एडिशन, तो sn-1 का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म से लेके n-1 टर्म्स तक का एडिशन, ठीक है। सो नाउ इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, हर जगह यहाँ पे माइनस लग गया, तो अब होगा क्या? उसके कारण क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में? कैन यू टेल मी? अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? टेल मी, क्या मिलेगा? क्या लग रहा है? मिस्टेक सारे नहीं कैंसिल होंगे ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो a1 कैंसिल होगा, a2 कैंसिल होगा, a3 कैंसिल होगा, ऐसे करते करते an-1 कैंसिल होगा। लेकिन ये जो an है ऊपर वाले इक्वेशन में, जो an है, क्या वो वाला टर्म आपको नीचे वाले में प्रेजेंट मिलेगा? नीचे वाले में प्रेजेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ an बचने वाला है, और यहाँ पे क्या रहेगा? तो यहाँ पे sn माइनस s of n-1 होगा। डू यू एग्री स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग दिस? ये हम ऐसे सोच सकते हैं, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो आप ऐसा सोचो, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ जाते हैं। S5 का मतलब क्या होगा? S5 का मतलब हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। S5 का मतलब हुआ पहला टर्म से लेके पांचवें टर्म्स तक का एडिशन। S4 का मतलब क्या होगा? पहला टर्म से लेके चौथे टर्म तक का एडिशन, ठीक है। S4 का मतलब होगा पहले टर्म से लेके चौथे टर्म तक का एडिशन। तो अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं S5 माइनस S4, तो हमको क्या मिलने वाला है? क्लियरली अब आप देख सकते हो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास A5 बचा, फिफ्थ टर्म बचा। और लॉजिकली बात भी सही है ना,
पहले 5 टर्म के समेशन में से अगर आप पहले 4 टर्म के समेशन को हटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5वां टर्म ही तो बचेगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर पहले n टर्म्स के एडिशन में से n-1 टर्म्स हटा दोगे तो क्या बचेगा, आखिरी टर्म nth टर्म बचेगा। आ रही है बात समझ में क्या सबको, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, सिंपल सा आपको इसको ऐसे सोचो कि पहले 5 टर्म्स के एडिशंस में से अगर हम पहले 4 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास 5वां टर्म बचता। अगर पहले 10 टर्म्स में से पहले 9 टर्म्स को हटाओगे तो 10वां टर्म बचेगा। सिमिलरली पहले n टर्म्स में से n-1 टर्म्स को हटाए तो nth टर्म बचेगा। ठीक है, nth टर्म बचेगा। तो ये आप एज अ फॉर्मूला समझ जाओ, ये आपको याद रखना होगा, स्पेशली फॉर ओलंपियाड्स एंड ऑल, कभी भी आ सकता है, इवन 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए दैट an इज इक्वल टू s ऑफ n-1। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है आप n की वैल्यू 2 रख लो, अगर वेरीफाई करना है n की वैल्यू 2 रख लो तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, s2, और यहाँ क्या मिलेगा, s ऑफ 2-1 s1। तो गाइस s2 का मतलब हुआ पहले 2 टर्म्स का एडिशन, s1 का मतलब तो पहला टर्म ही हो गया। तो लॉजिकली अगर पहले 2 टर्म्स में से पहला टर्म को हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सेकेंड टर्म बचेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये परफेक्टली फिट बैठ रहा है, परफेक्टली फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड नाउ। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बिकॉज पूरा का पूरा क्वेश्चन खाली इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट था। अब आपसे जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 4n-n², तो बताइए पहला टर्म क्या होगा, पहला 2 टर्म्स का समेशन क्या है, सेकंड टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है, वगैरह वगैरह। तो अभी हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, Sn। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4n-n²। Sn की वैल्यू दी हुई है 4n-n²। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या कैलकुलेट करना होगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट s ऑफ n-1, s ऑफ n-1 कैलकुलेट करना होगा। तो Sn के जगह अगर s ऑफ n-1 आ रहा है तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, n के जगह पे n-1 आएगा, n के जगह पे n-1 आएगा। आर यू गेटिंग दिस? कहीं दिक्कत हो रही है तो प्लीज बताइएगा। नाउ जस्ट एक्सपैंड, जस्ट एक्सपैंड, तो यू गेट 4n-4, यहाँ पे आएगा -n² -1 प्लस 2n। ठीक है, ये हो गया मेरा s ऑफ n-1। तो फाइनली स्टूडेंट्स आई हैव द Sn, आई हैव द s ऑफ n-1। ठीक है, इसको लेट से मैंने 1, इसको मैंने 1 मार्क किया, इसको 2 मार्क कर लिया, इसको 3 मार्क कर लिया। तो अगर मैं 2 और 3 को पुट कर देता हूं 1 में, पुटिंग equation 2 and putting equation 2 and 3 in 1, 2 और 3 को 1 में रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, an का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, an इज इक्वल टू 4n-n² माइनस यहाँ पे 4n-4 -n² -1 -2n। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करूं तो हमें दिख रहा है कि 4n कैंसिल, n² कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, हमारे पास फाइनली बचा 2n+5, हमारे पास बचा 2n+5। प्लीज देखिए और बताइए कोई दिक्कत। क्या कह रहे हो, +2n, +2n ही तो लिखा हुआ है ना। अरे यार, तो उसी 2n को पहले लिखा हुआ है, ये 2n जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, अब 4 + 1 5 को यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ पे, हाँ मिस्टी,
आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ पूर्वा, लेकिन वो ये मतलब कि जनरली आपको हेल्प करेगा बहुत जगहों पे। अच्छा, कहीं पे मैंने गड़बड़ी की है साइन में? और किसी ने? यस अखिलेश, व्हाट हैपेंड? मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ बताइए बताइए, अभी आ रहा है आवाज। हेलो सर। हाँ अखिलेश। यस सर, आप लिखे हैं सर n इक्वल्स टू एस एन माइनस वन लिखे हैं ना? हाँ तो सर एस एन माइनस वन की वैल्यू सर 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n है वहाँ पे हाँ, इक्वेशन अच्छा थर्ड। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ प्लस है। और सर यहाँ पे आप या लिखे हैं तो माइनस। ओके ओके, समझ गया समझ गया। तो यहाँ -2n होगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, राइट? ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस सर। सो ये जानते हो क्या ये करना क्यों जरूरी है? यहाँ से जब आपको nth टर्म मिल गया तो अब ये आपके इसके बेसिस पे आप बहुत सारी चीजों का आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक तरीका था। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ, बिकॉज जैसे हमको a1 पता चल गया, an पता चल गया, तो अब a1 आप इजीली निकाल सकते हो। a1 विल बी इक्वल टू -2 इंटू 1 + 5। अब क्वेश्चन में आपको a2 निकालने के लिए दिया था, तो उस केस में आप n की जगह पे 2 रख दीजिए। क्वेश्चन में फिर आपसे a3 पूछा था, तो n की जगह पे 3 रख दीजिए। क्वेश्चन में फिर आपसे शायद 5th टर्म पूछा था, तो आप n की जगह पे 5 रख दीजिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका एक तरीका हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये एक तरीका हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसी का सेकंड अप्रोच क्या हो सकता था? इसी का सेकंड अप्रोच क्या हो सकता था? सो 11th सेकंड अप्रोच, Sn दिया हुआ था हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वायर। सो हमने क्या किया, हमने n की वैल्यू 1 रखी पहले। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आएगी 3। ये 3 आपका एक्चुअली में क्या है, तो a1 है, ये आपका फर्स्ट टर्म का वैल्यू है। जब हम यहाँ पे n की जगह पे 2 रखेंगे, जब आप n की जगह पे 2 रखोगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 माइनस 4 हो गया 4। तो यहाँ से आपको a2 का वैल्यू मिल गया। अब आप खुद देखिए कि आपका a1 का वैल्यू था 3। अच्छा सॉरी, यहाँ a2 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा, s2 का मतलब यहाँ पे a1 प्लस a2 है ना, यहाँ पे a1 प्लस a2 है। तो देयरफॉर अगर a1 प्लस a2 का वैल्यू हमने निकाल लिया है 4, जिसमें से a1 हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि उसकी वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस a2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस a2 हो जाएगा 4। और यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3 आ जाएगा 1। तो यहाँ से मुझे सेकेंड टर्म मिल गया, यहाँ से मुझे फर्स्ट टर्म मिला हुआ था। अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d, तो d विल बी इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस 3, जो कि आ गया -2। तो जब स्टूडेंट्स हमको a पता चल गया और हमको d पता चल गया, तो भी अगर कोई क्वेश्चन में हमें वो दिया हुआ है किसी टर्म की वैल्यू निकालनी है, जैसे मान लो अब मेरे को थर्ड टर्म पूछा था, क्वेश्चन ने मेरे से थर्ड टर्म पूछा था, तो मैं क्या यूज करूंगा, a प्लस 2d, nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, a प्लस 2d, और वहां पे a और d की वैल्यू रख दूंगा। तो a की वैल्यू हमने ऊपर 3 कैलकुलेट कर लिया है और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -2। तो +2 इंटू -2, तो यहाँ पे -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ द थर्ड टर्म। और इसी तरीके से हम बाकी टर्म्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो ये भी एक अप्रोच हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है इस अप्रोच में। आर यू गेटिंग दिस? एग्जैक्टली, पूरा फोकस ए और डी निकालने पे कर लो। अल्टीमेटली अगर आपको क्वेश्चन में तीसरा टर्म, पांचवा टर्म, 10वां टर्म, किसी एक टर्म की वैल्यू पूछी हुई है, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जरूरत खाली ए और डी का ही है ना। ए और डी पता चल गया तो काम डन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया सॉल्व। आफ्टर 11 बताओ कहां पे दिक्कत हुई है वैसे?
12, 13, 14 तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। मिस्ट्री ने 18 बोला है। ओके, सो अंकित क्वेश्चन नंबर 15 में समझा देता हूं अगेन। आसान क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है कि एक जगह पे जो काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वहां पे रूल्स ऐसे बनाए गए हैं। अंकित सर हम ये क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। अच्छा, आपने अगला क्वेश्चन कौन सा है फिर आपका? 18 and 20. ओके, so question number 18, a spiral is made up of successive semicircles with center alternatively at A and B। मतलब कि स्पाइरल ऐसा बना हुआ है कि पहला स्पाइरल का सेंटर अगर A पे है तो दूसरा का B पे है, फिर तीसरा का A पे है, फिर चौथे का B पे है। तो इस तरीके से आपके ऑल्टरनेटिव सेंटर्स हैं एंड रेडियाई धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो 0.5, 1, 1.5 as shown in figure। Find the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles। तो वहां पे बता ही दिया 13 consecutive semicircles। सो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले स्पाइरल का लेंथ निकालना चाहूं, स्पाइरल का लेंथ निकालना चाहूं तो हमको S13 करना पड़ेगा। यहाँ पे S13, चलो मान लो आप S13 नहीं करना चाहते हो, स्पाइरल का लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो देखो L1 जो है वो पहला सेमी सर्कल है, फिर L2 आपका दूसरा सेमी सर्कल है, फिर L3 आपका तीसरा सेमी सर्कल है। तो इस तरीके से हमको कितने सेमी सर्कल्स को ऐड करना है? इस तरीके से मेरे को 13 सेमी सर्कल्स को ऐड करना है, राइट? यही आपका सम ऑफ स्पाइरल होगा। ओके, अब देखिए पहला स्पाइरल को देखिए, L1 वाले को देखो। तो अगर आप L1 वाले को देख रहे हो तो उसके लिए सेंटर क्या होगा ये बताओ? L1 वाला जो स्पाइरल बन रहा है, ये वाला जो स्पाइरल बन रहा है, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, ये सेमी सर्कल के लिए सेंटर क्या है? ये सेमी सर्कल के लिए सेंटर क्या होगा स्टूडेंट्स? सबको एग्री करते हो? इट इज ए पे सेंटर होगा। और क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहला सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 0.5 है। तो अगर आप यहाँ पे L1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो द वैल्यू ऑफ L1 इज इक्वल टू द सम ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, दैट इज पूरा सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का पाई आर होगा। तो यू विल गेट पाई इंटू 0.5। ठीक है, नेक्स्ट L2 पे आ जाइए। अब आ जाइए L2 पे। तो यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन के मुताबिक L2 का कितना है रेडियस? L2 का रेडियस है 1। L2 का रेडियस है 1, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1। ठीक है, अब आ जाइए L3 पे। अब L3 स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक ऐसे चल रहा है। अब L3 के लिए सेंटर क्या होगा? L1 के लिए सेंटर ए था, L2 के लिए सेंटर बी हो गया, L3 के लिए वापस सेंटर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से पाई इंटू 1.5 लगेगा, पाई इंटू 1.5 लगेगा। आर यू गेटिंग दिस? वी आर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल राइट नाउ। एंड जैसे हम इस तरीके से प्रोसीड करें, हमने पहले 3 टर्म्स लिखा, क्वेश्चन के मुताबिक r जो है वो 0.5 से इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से करते करते हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा लास्ट वाले में क्या बनेगा? लास्ट वाले में बनेगा पाई इंटू 6.5। 6.5 कैसे लिखा हूं? तो मैंने छोटा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया कि जब यहाँ पे वैल्यू 1 था तो यहाँ पे हाफ हुआ है, जब यहाँ पे वैल्यू 2 था तो यहाँ पे 1 आया है, जब यहाँ पे वैल्यू 3 था तो यहाँ पे 1.5 आया है। तो हम जिस भी नंबर का स्पाइरल को देख रहे हैं उसका हाफ रेडियस हो रहा है, उसका हाफ रेडियस हो रहा है। तो इसलिए जब हम 13th स्पाइरल की बात करेंगे तो 13th स्पाइरल में हमारा रेडियस हो जाएगा 6.5। अब आप सबको क्या कॉमन दिख रहा है? आई थिंक सबको पहली चीज ये कॉमन दिख रही है कि 13 टर्म्स है और हर एक टर्म में पाई मल्टीप्लाइड है। तो उस पाई को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा? यू विल हैव 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 टिल 6.5। कोई दिक्कत यहां तक बताइएगा? मिष्टी, अंकित, स्मृति, आप लोगों के डाउट थे यहां तक? कोई दिक्कत? ओके, तो अब यहाँ पे हमको अगला स्टेप में क्या करना चाहिए? हमको अंदर क्लियरली दिख रहा है कि इट इज अ सम ऑफ एपी, अंदर क्लियरली दिख रहा है इट्स अ सम ऑफ एपी,
और हमको इस एपी में पहला टर्म भी पता है, आखिरी टर्म भी पता है और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना चाहिए, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n हो गया 13, 13/2 फर्स्ट टर्म हो गया 0.5, लास्ट टर्म हो गया 6.5। तो फाइनली ये कितना बन गया स्टूडेंट्स, पाई का वैल्यू 22/7 रख लो। क्यों 22/7, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो 0.5 प्लस 6.5 कितना हो रहा है, 7 बन जा रहा है। तो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, तो 7 इधर कैंसिल, 2 यहाँ पे कैंसिल करेगा, 13 इंटू 11 हो गया 130 प्लस 13 143। तो 143 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आया समझ में? प्लीज इसको एक बार नोट कर लो, तो बिकॉज ये पीडीएफ में नहीं रहेगा, तो जिसको भी दिक्कत है जल्दी से नोट कर लीजिए। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। अनुभव, एक बार म्यूट करके बताना तो आपने होमवर्क क्यों नहीं सबमिट किया है? अनुभव गर्ग, अनम्यूट Yes, करके। sir. हाँ, होमवर्क क्यों नहीं सबमिट किया है? सर घर पे नहीं थे। कितने दिन से नहीं थे घर पे? सर गांव गए हुए थे। कितने दिन से नहीं हो, मेरा सवाल क्या है? सर कितने 3-4 दिन। कितने क्लासेस मिस किए हो आप? सर एक भी नहीं। एक भी क्लासेस मिस नहीं किए, तो होमवर्क सॉल्व करना फिर आपको जरूरी नहीं लगा? सर बुक सर घर पे ही था। आप बोलते ऑनलाइन, आई थिंक मैंने हर चैप्टर का पीडीएफ भेजा हुआ है, अवंती के मॉड्यूल तक का पीडीएफ भेजा हुआ है मैंने। ये सब एक्सक्यूज हो जाता है ना फिर। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप होमवर्क किसी भी तरीके से कर लोगे। मैंने अवंती का मॉड्यूल अपलोड किया हुआ है, मैंने एनसीईआरटी चैप्टर 5 भी अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां से आराम से डाउनलोड करके देख सकते थे। आज की क्लास में आप खुद ही देख लो आपको कितना फायदा होने वाला है, बिकॉज इट विल बी प्योरली होमवर्क डिस्कशन। लेकिन सर बना लिए हैं। क्वेश्चंस बना लिए हो? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट अर्णव, अर्णव प्लीज अनम्यूट। यस सर। क्या दिक्कत हो रही है अर्णव? सर कोई दिक्कत तो कोई नहीं है सर, बस सर बना नहीं पाए सर मॉड्यूल्स। मतलब कि आपको मैंने आपके टेस्ट के स्कोर्स में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है, और आपका परफॉर्मेंस हमेशा से ही डाउन दिखता है, तो कोई तो सर हम आर एस अग्रवाल बना रहे हैं सर, 4C बना लिए हैं सर, 4D आज शुरू करने वाले हैं सर। आपने एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन बनाए? अगर सर आपने आर एस NCERT अग्रवाल किया है तो फिर एनसीईआरटी का तो सर हर एक क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल में मिल गया होगा। यस सर, NCERT 4 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट है, 5th में अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है। लेकिन आज 5th यहाँ पे खत्म हो जाएगा चैप्टर, और यस अगली सर, क्लास में जो हमारी शनिवार को होगी वहां पे हम नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे। तो अगर आप इस 2 दिन के अंदर कर लोगे तो सैटरडे को आप एकदम फ्रेश माइंड के साथ एक नए चैप्टर पे ध्यान दे सकते हो। सर सैटरडे तक हम सर एपी का NCERT तो कर ही लेंगे सर। आर एस अग्रवाल कर रहे हो तो एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आर एस अग्रवाल में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन यस सर, हम देखे कवर हैं कर सर, लेते हैं। दिया हुआ है। ठीक है, ओके, आई होप ये नोट कर लिया। यस सर, नोट कर लिए। हाँ सर माइक ऑफ कर लें? हाँ, ऑफ कर लो। हाँ अंकित बताइए। सर यहाँ पे जो आप L13 के वैल्यू 6.5 लिखे हैं सर, एग्जाम में उसको कैसे शो करेंगे? आपको ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है एक तरीके से, या फिर आप ब्रैकेट में जरूरत पड़े और मान लो ज्यादा नंबर का अगर ये क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे बस ब्रैकेट लिख दीजिएगा, द 13th सर्कल विल हैव अ रेडियस ऑफ 6.5, बिकॉज ये क्वेश्चन में अगर हम मैं पिछले पेज में जाओ तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि वो रेडियस कैसे जा रहा है, 0.5, 1, 1.5, 2।
तो अगर आपको दिखाना भी है तो आप 13th रेडियस को निकाल सकते हो, वही एपी लगा के, एपी के हिसाब से आप nth टर्म निकाल लेना, ठीक है। चलिए, so after 18th what's the next question? 20 में कह रहा है in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops in the bucket, runs back to pick the next potato, runs back to drop in it. Does it mean what is the total? Okay. तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपके यहाँ पे बकेट रखा हुआ है, बकेट से 5 मीटर दूर पहला पोटैटो रखा हुआ है और उसके बाद उसके आगे 3-3 मीटर के गैप पे पोटैटो रखा गया है और इस तरीके से 10 पोटैटोस रखे हुए हैं। Now according to the question there is a girl, the girl is actually running in such a way कि वो पहले बकेट वाली जगह पे खड़ी थी, वहां से उसने क्या किया, मान लो बकेट वाली जगह पे खड़ी थी, पहले उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है, पहले उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, पोटैटो उठाया, वापस आई, फिर पोटैटो ड्रॉप किया, अब वो अगला पोटैटो उठाने आई, फिर वहां से रिवर्स गई। तो ऐसा हुआ कि वो एक पोटैटो उठाना है, फिर वापस दौड़ के रखना है, फिर जाकर अगला पोटैटो उठाना है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखा है तो फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 मीटर गई थी, फिर 5 मीटर आई है, तो 2 × 5 मीटर्स। अब अगर सेकेंड पोटैटो के लिए देखोगे तो सेकेंड पोटैटो के केस में यहां से लेके यहां तक, ये तो फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस है 5 और फर्स्ट से सेकेंड का डिस्टेंस है 3। इट मींस फ्रॉम द बकेट टू द सेकेंड पोटैटो द गर्ल हैड टू रन फॉर 8 मीटर्स। 8 मीटर दौड़ने के बाद उसको सेकेंड पोटैटो मिला है और फिर वो 8 मीटर वापस दौड़ेगी बकेट पे पहुंचने के लिए। तो सेकेंड पोटैटो के लिए उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, उसने किया होगा 2 × 8। अब फिर वो थर्ड पोटैटो के लिए भागेगी, थर्ड पोटैटो के लिए फिर से वही सिचुएशन होगा, वो बकेट के एरिया पे खड़ी है, ये यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अब फर्स्ट पोटैटो यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो 0 से फर्स्ट पोटैटो तक का जगह है 5 मीटर का, फर्स्ट से सेकेंड का जगह है 3 मीटर का और सेकेंड से थर्ड है 3 मीटर का। तो 5 + 3 + 3 टोटल 11 मीटर दौड़ेगी, तब जाकर उसको थर्ड पोटैटो मिलेगा। उठाया, अब 11 मीटर वापस भागेगी। तो थर्ड पोटैटो उठाने में उसने उठा के बकेट में रखने में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो उसने 2 × 11 टाइम्स ट्रेवल कर लिया। और इसी तरीके से वो 10th पोटैटो के लिए भी करने वाली है। अब यहाँ पे मैं आगे क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बिकॉज द नंबर यहाँ 2 2 2 तो दिख रहा है, तो अगर आप 2 को कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट में अंकित क्या आएगा, पहले में 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, और क्योंकि ये 3-3 मीटर का गैप पे पोटैटो रखा हुआ है तो ये इसी तरीके से चलने वाला है, ये इसी तरीके से चलने वाला है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले nth टर्म निकालना है, या फिर nth टर्म की भी जरूरत नहीं है, आप सम ऑफ हमें पता है कि 10 टर्म्स है, यहाँ पे 10 टर्म्स है, तो अगर फॉर्मूला लगाए तो ट्वाइस n/2 मतलब 10/2 ट्वाइस a मतलब पहला टर्म हो जाएगा जो कि 5 है, तो ट्वाइस a प्लस n-1, n का वैल्यू 10 है तो n-1 9 हो जाएगा, इंटू d का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो फाइनली 2 × 10/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d करोगे तो आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, डन, ग्रेट, ओके। तो गाइस ऑप्शनल तो नहीं बनाया होगा अभी तक किसी ने, बट यस अगर आप ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हो तो ऑप्शनल्स को मत छोड़ना। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ओलंपियाड्स को टारगेट कर रहे हो देन यू शुड कंप्लीट इवन द ऑब्जेक्ट ये वाले, ठीक है। चलो नाउ लेट्स गो टू मॉड्यूल में बताना क्या क्या दिक्कत हुई है। 5.3 10M05.3 sum of first n terms of an AP. Any problem from the module, guys? मॉड्यूल से अगर कोई डाउट नहीं होगा तो फिर एक कहूत करवाऊंगा, अगर कुछ डाउट है तो पहले उसे खत्म करूंगा। कहूत विल बी ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।
if the sequence is defined by a1 is equal to 2 and an plus 1 is equal to this, find the value of a100. Okay. So according to question, a1 का value है 2 and a of n plus 1 is equal to कितना था? an plus 2n था, an plus 2n था, where n is greater than equal to 1. तो देखो अपूर्वा, यहाँ पे क्या करना होता है, जनरली ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या लगाना है नहीं पता चल रहा, तो इन दैट केस हम n की वैल्यू पुट करके शुरू करेंगे. जैसे कि अब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, a of 1 plus 1 a2 हो जाएगा, और a2 की वैल्यू a1 plus 2 into 1 होगा, राइट. अब a1 हमको क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है 2, तो 2 plus 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको सेकेंड टर्म मिल गया. अब जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 plus 1 बन जाएगा, a3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा a2 plus 2 into 2, तो ये बन जाएगा. अब आपका a2 का वैल्यू है 4, और a2 का वैल्यू देखो ऊपर ही हमने निकाला है 4, और यहाँ 2 into 2 4 हो गया, तो 4 plus 4 8 हो गया. फिर अगर आप n की वैल्यू 3 डालते हो तो अब ये a4 हो जाएगा, और a4 will be equal to a3 plus 2 into 3, तो ये आ जाएगा 8 plus 6 14. ठीक है, और इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है. अब अगर मैं टर्म्स को यहाँ पे लिखूं, ठीक है, टर्म्स को अगर यहाँ पे लिखूं तो फर्स्ट टर्म था 2, सेकेंड टर्म था 4, थर्ड टर्म था 8. इनफैक्ट लेट मी राइट डाउन अ फ्यू मोर टर्म्स, मुझे लग रहा है कि यहीं से पैटर्न दिख जाना चाहिए. a4 n की वैल्यू 4 रखे तो a5 आ जाएगा, विच इज a4 plus 2 into 4, तो ये हो जाएगा आपका 14 plus 8 22, राइट. हो गया, पैटर्न दिख गया मेरे को, आपको भी दिख जाएगा. देखो अब मैं टर्म्स लिख रहा हूं, पहला टर्म है 2, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 8, फोर्थ टर्म है 14, फिफ्थ टर्म है 22, और ये इस तरीके से चल रहा है. ठीक है, अब प्लीज डोंट कंसीडर दिस एज एन एपी, ये क्वेश्चन एपी का नहीं है, तो ऑब्जर्व करो तो फिर इस हिसाब से क्या पैटर्न दिख रहा है आपको. हाउ आर यू गेटिंग द नेक्स्ट टर्म, हाउ आर यू गेटिंग द नेक्स्ट टर्म, ट्राई टू गेस. क्लियरली एक छोटा सा पैटर्न आई थिंक सबको दिख रहा है कि यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +8 है. अगर आप चाहते हो एक और वैल्यू निकालने को तो देखो n की वैल्यू 5 डालोगे तो यहाँ पे a6 आएगा, विच विल बी a5 plus 2 into 5. a5 का वैल्यू है 22, 22 plus 10 हो गया 32, तो अगला टर्म यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, 32 निकल कर आ गया. एक मिनट गलत पैटर्न सोच रहा था. यस, 2 का मल्टीपल तो ऐड हो रहा है, बट हाउ विल यू कैलकुलेट दिस.
कॉमन डिफरेंस एपी में है एग्जैक्टली। दिस इज मल्टीप्लिकेशन यार। ओके सो देखिए, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सारे के सारे जो नंबर्स थे वो 2 के मल्टीपल्स में आ रहे थे। तो दिस इज 2 into 1, दिस इज 2 into 2, 2 into 4, 2 into 7, 2 into 11 and 2 into 16। तो यहाँ पे सारे 2 के मल्टीपल जब 2 से डिवाइड कर देते हो, जब आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो जो बचा है ना वो आ रहा था किसमें, एपी में। तो थोड़ा सा मतलब ये ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन निकल गया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 2, something is missing। यहाँ पे थोड़ा सा ना एक टाइप के क्वेश्चन है, आई थिंक हमें वो करना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ी देर में इसको आपको बताता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में बताता हूँ इसको देखते ही। लेट मी थिंक ओवर इट। मीनवाइल मुझे अगला क्वेश्चन बताइए। नहीं तो इसमें टाइम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए तब तक। होमवर्क 6, ठीक है। होमवर्क 6 में बोला है इफ द सम ऑफ n terms of 2 APs are in the ratio this, find the ratio of their nth term। ये तो आर डी शर्मा में बहुत आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सम ऑफ, चलो क्वेश्चन नंबर 6 गाइस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओलंपियाड। आर डी शर्मा वगैरह बनाए हो, इवन आर एस अग्रवाल में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला हो। सो शुभम, ऐसे क्वेश्चंस का छोटा सा टेक्निक होता है। आपके क्वेश्चन के मुताबिक दो अलग अलग एपी का nth टर्म का आपको रेशियो दिया हुआ है ना? दो अलग अलग एपी के nth टर्म का रेशियो दिया हुआ है 14 minus 4n upon 3n plus 1। 14 minus 4n upon 3n plus 1। और आपसे पूछा है क्वेश्चन ने क्या? आपसे क्वेश्चन है 18वें टर्म के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है? तो आप क्या करो फिलहाल के लिए, मान लीजिए कि फर्स्ट एपी जो है, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, और जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म है कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस है कैपिटल D, ठीक है? तो पहले इसको आप अज्यूम कर लेना 3n plus 5 है, ओके। सो अब हम अगर यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू डालेंगे शुभम, तो ऊपर अपना क्या बनेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2 ट्वाइस स्मॉल a प्लस n minus 1 इंटू स्मॉल d, राइट? अच्छा, नीचे अगर देखोगे तो नीचे भी n टर्म्स तक का एडिशन है, बट नीचे वाला a भी अलग है, तो इसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग होगा, लेकिन n टर्म्स तो n ही रहेगा यहाँ पे। तो n/2 ट्वाइस, अब यहाँ पे कैपिटल A लगाएंगे, फिर n minus 1 इंटू
कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 4n अपॉन 3n प्लस 5 होगा। तो अब अगर यहाँ देखोगे तो n/2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको रीराइट करें अभी, तो वी आर लेफ्ट विद ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन ट्वाइस कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 4n डिवाइडेड बाई 3n प्लस 5। तो ये तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गया। अब सोचिए थोड़ा सा, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या 18वें टर्म का रेशियो पूछा, तो अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से लिखूं तो पहला AP का 18वां टर्म हो जाता है A प्लस 17D और दूसरे का हो जाता है कैपिटल A प्लस 17 टाइम्स ऑफ कैपिटल D। तो दोनों को एक बार ऑब्जर्व करिए, दोनों को ऑब्जर्व करिए। आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए, आपको A अकेला चाहिए दोनों जगह पे, है ना, दोनों जगह पे हमको A अकेला चाहिए। तो लॉजिकली आपको क्या करना चाहिए था यहाँ पे शुभम, एक बार हम 2 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, ऊपर जो न्यूमरेटर दिख रहा है ना वहां से 2 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में A आएगा, उसके बाद n माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा, और यहां पे भी 2 कॉमन ले लीजिए। राइट शुभम, क्योंकि सबसे पहले अगर हम रेशियो जो हमको जहां पे पहुंचना है उसके हिसाब से हमारा A अकेला होना चाहिए था, लेकिन ऊपर क्या था A के साथ 17 लगा हुआ था। तो ये एक चीज से हमारा ये काम हो गया कि चलो हमें पता चल गया कि 2 2 कैंसिल हो गया। अब ऑब्जर्व करो, अब ऊपर जो भी क्या है उसको भूल जाओ, अब थोड़ा ऑब्जर्व करो। तो हमको चाहिए A प्लस 17D और यहाँ भी कैपिटल A प्लस 17D, यही चाहिए ना हमें। तो आप बताओ कि अब आपको क्या चीज सेम दिख रही है। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो A यहाँ भी दिख गया, A यहाँ भी दिख गया, D यहाँ पे है, D यहाँ पे है, राइट। फिर नीचे वाला पार्ट देखोगे तो कैपिटल A कैपिटल D, ये भी परफेक्ट है। कौन सी चीज अलग अलग दिख रही है, तो ऊपर n-1/2 है, नीचे भी n-1/2 है, और हमें जो चाहिए उसके ऊपर भी 17 है, नीचे भी 17 है। तो क्या आपको ये इतना हिंट नहीं दे रहा है कि यहाँ पे n की वैल्यू हमको क्या रखनी चाहिए? क्या आपको यहाँ से वो हिंट नहीं मिल रहा है? n-1/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या होगा, पुट n-1/2 इज इक्वल टू कितना, 17 चाहिए था ना, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू 35 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिर्फ n का वैल्यू 35 कर दो पूरे इक्वेशन में। तो यहाँ ऊपर a प्लस 17d आ जाएगा, नीचे कैपिटल A प्लस 17d आ जाएगा, और यहाँ पे 14 माइनस 35 इंटू 4, और यहाँ पे 3 इंटू 35 प्लस 5। तो यहाँ पे 140 में से 14 माइनस किया 126, यहाँ पे 105 में 5 ऐड किया 110। आर यू गेटिंग दिस शुभम, कोई दिक्कत? मिस्टी 17 होगा बिकॉज क्वेश्चन में 18th टर्म पूछा हुआ है। कर क्वेश्चन में 18th पूछा या 8वां पूछा था? अच्छा 8वां पूछा है शुभम, 8वां पूछा, ठीक है। मैं 18वां टर्म सोच रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे 7 होगा, तो ये कितना बन जाएगा, आई थिंक ये 5 हो जाना चाहिए फिर ना, नहीं 14 माइनस 1 15 हो जाएगा ये। तो 60 माइनस ये 44, सॉरी 46, और यहाँ 45 प्लस 4 49, ठीक है। तो लॉजिकली मतलब शुभम क्या किया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने स्टेप्स को परफॉर्म किया। साथ ही साथ यहाँ पे क्या था शुभम कि हमारे इक्वेशन के दोनों साइड्स में, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी, वो जो एक्सप्रेशन था वो n के टर्म्स में था। तो इक्वेशन में क्या होगा कि दोनों साइड में अगर n दिख रहा है तो आप n कुछ भी रखोगे तो इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसीलिए हमने n की वैल्यू मतलब इस तरीके से डाली है ताकि हमको वो टर्म मिल जाए, ठीक है।
यहाँ पे नीचे 50 होगा, ओके। चलिए फिर आई थिंक क्या था चैट में डाउट, एडवांस का 4, 5.2 का 2 ऑफ एडवांस। ओके गाइज, आज मैंने किसी को रिमूव नहीं किया है, ठीक है। ये मत सोचना कि अगली बार आप होमवर्क नहीं करोगे तो रिमूव नहीं होगे। अखिलेश कह रहा है प्रीवियस स्लाइड फॉर 5 सेकेंड्स। थ्री 57 हो चुका है। डन, ओके। सो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, राइट। अच्छा 2 और 4 करना है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 AP आर S1, S2, S3। 3 अलग अलग APs है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1, 2, 3, ठीक है। देखिए एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2, अपूर्वा को अंकित ने 2 पूछा है, फिर आपके 4 पे आता हूं। एडवांस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 3 अलग अलग एपी थे, ठीक है। 3 अलग अलग एपी थे। सो फर्स्ट एपी, सेकेंड एपी, थर्ड एपी। क्वेश्चन के मुताबिक तीनों का फर्स्ट टर्म 1 है, तीनों का फर्स्ट टर्म यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 होता है। कॉमन डिफरेंस में बोला था कि पहले का कॉमन डिफरेंस 1 है, अगले का कॉमन डिफरेंस 2 है और उसके अगले का कॉमन डिफरेंस 3 है। फिर क्वेश्चन में कुछ SN का बात हो रहा था, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सम ऑफ n टर्म्स, या राइट। तो यहाँ पे S1 का मतलब क्या था? S1 का मतलब था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो तो n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी होगा। यहां पे अगर आप SN कैलकुलेट करोगे तो इसके हिसाब से ट्वाइस a n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू 2 हो जाएगा। और यहां अगर आप SN कैलकुलेट करने जाते हो तो n/2, ठीक है। अंकित पहले तो देख लो, मैं क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूं। मैंने S1, S2, S3 की वैल्यू निकाल रहा हूं। S1, S2 और S3 क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन ने S2 को बोला है n टर्म्स तक का एडिशन, सेकेंड एपी का। S3 को बोला है n टर्म्स तक का एडिशन, थर्ड एपी का। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, या सिंप्लीफाई नहीं भी करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन हमसे अब जानना क्या चाहता है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सर आप प्रूफ करो कि S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S2 होता है। S1 प्लस S3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S2 होता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस का सिंपल तरीका क्या है, क्वेश्चन का जो LHS था, क्वेश्चन का LHS के मुताबिक S1 प्लस S3, तो आप क्या करो, आपने S1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है n/2 2 प्लस n-1 इंटू 1, है ना। और यहां पे आपने क्या किया है, n/2 2 प्लस n-1 इंटू 3, राइट। क्वेश्चन के हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आप इन दोनों को ऐड करने की कोशिश कीजिए एक बार। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो n/2 कॉमन आ जाएगा, तो जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो बचेगा ना। तो यहाँ पे 2 प्लस n-1 है और यहाँ पे 2 प्लस 3n-3 है। अब अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो
तो 2 + 2 4 हो गया, और +n + 4n कितना हो गया, +3n + 4n हो गया, और -1 -3 ये आपका -4 हो गया, ये आपका -4 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपके पास सिंपल सा ऑप्शन क्या है कि आपको जो RHS चाहिए, RHS के हिसाब से आपको चाहिए 2 टाइम्स ऑफ S2। तो अगर हम S2 का वैल्यू देखें तो n/2 2 + n-1 × 2 है ना, तो हम 2 बाहर निकाले और S2 की वैल्यू लिखें तो 2 n/2 2 + n-1 टाइम्स ऑफ 2। तो यहां से अंकित आपको पता चल जाएगा, जो ऊपर रेड कलर से लिखा हुआ है उसको घुमा फिरा के यहां लाना है, और उसके लिए आपको n/2 के आगे एक 2 चाहिए, n/2 के आगे एक 2 चाहिए। तो अभी जो ये ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है, यहां से हम क्या करेंगे 2 बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए। तो 2 बाहर निकालोगे तो क्या होगा, यहां पे बचेगा 4 से 2 निकल गया, 4n से 2n हो गया, और -4 से -2 हो गया। और उसके बाद आप क्या कीजिए, ब्रैकेट में लाना है ना, n-1 ब्रैकेट में लाना है, तो आप उसको तो 2 ही रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए 2n-2 जो दिया हुआ है वहां पे n-2 को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में n-1 आ जाएगा। तो क्या आपको दोनों सेम मिल गया कि नहीं, बोलो, दोनों सेम मिल गया, कुछ भी मैंने अलग नहीं किया, क्वेश्चन का सिंपल सा इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है और LHS में वैल्यू पुट कर दी, एक एक्सप्रेशन आया, देखा कि RHS का भी वही एक्सप्रेशन है, तो हम लिखेंगे सिंस LHS ये निकल कर आया, RHS ये निकल कर आया, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। बताइए कहीं दिक्कत है क्या? नो सर। अमृत आपने पूछा था क्या ये वाला, इज इट ओके? सर हम 5.2 का 2 पूछे थे। अच्छा चलिए अभी फिर फटाफट इसका 4 पहले देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स p q r इज a b c। ओके ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, क्वेश्चन ने जो चीज प्रूफ करने दिया है उसमें खाली वैल्यू रख दो, काम आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन के मुताबिक सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स था a है ना, तो क्वेश्चन के मुताबिक sp का वैल्यू है a, sq का वैल्यू है b एंड sr का वैल्यू है c। तो आप क्या कीजिए कि इस AP में फर्स्ट टर्म को t मान लो, इस AP में फर्स्ट टर्म को t मान लो, तो p/2 2t प्लस p-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस को d मान लिया गया है, यहां से a आया। सेम चीज यहां भी कीजिए, q/2 ट्वाइस t प्लस q-1 होल टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू b हो गया। यहां पे r/2 ट्वाइस t प्लस r-1 टाइम्स c, ठीक है, ओ सॉरी r-1 टाइम्स d, दिस इज इक्वल टू c। आपको और क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है a/p q-r, a/p q-r प्लस b/q r-p प्लस c/r p-q। सो अपूर्वा देखो, सबसे पहले आपको ये समझ जाना होगा कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप वैल्यूज को इधर पुट करोगे, ऊपर से वैल्यू उठाकर नीचे रखोगे। अब अगर हम नीचे के एक्सप्रेशन को देखें तो वहां a/p दिख रहा है, b/q दिख रहा है, c/r दिख रहा है, जो कि मेरे लिए यहाँ पे लाना इजी है। कैसे? अगर आप ऊपर वाले इक्वेशन को देखोगे तो ये जो p दिख रहा है, अगर मैं इस p को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, p को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां तो मेरे पास 2t प्लस p-1 टाइम्स ऑफ d बचेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, a/p हो जाएगा। ओके, बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड से p को राइट हैंड साइड में a के नीचे ले आया, और क्यों ला रहे, ताकि मैं सीधा a/p का वैल्यू वहां पे रख सकूं। सेम चीज यहां पे भी करेंगे, हाफ ट्वाइस t प्लस q-1 टाइम्स d इज इक्वल टू b/q, एंड लास्ट में हाफ ट्वाइस t प्लस r-1 टाइम्स d इज इक्वल टू c/r। और अब मैं उन सारी वैल्यूज को बस यहाँ पे पुट करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा, और देखना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो हाफ तो हर जगह है, हाफ को पहले कॉमन उठा लिए और यहाँ पे ट्वाइस टी प्लस p माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, ये किसके साथ अब मल्टीप्लाई होगा आपका, ये q माइनस r के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम चीज आगे भी होने वाली है, ट्वाइस टी प्लस q माइनस 1 होल टाइम्स d इंटू r माइनस p प्लस ट्वाइस t प्लस r माइनस 1 टाइम्स d इंटू p माइनस q, दिस इज इक्वल टू, ये हमको निकालना है क्या आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे इट्स अ वेरी बिग एक्सप्रेशन, आई एग्री, बट दिस इज हाउ यू गेट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपना कोई हम दिमाग नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। जो भी हमको प्रूफ करना है, हम जो गिवन डेटा होता है वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं और जो हमको प्रूफ करना है उसमें हम वैल्यू डाल देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, आराम से सॉल्व होता है। बस कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वो फिर अंदर से डर खत्म हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अब अगर मेरे को ये ऐड करना है, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, उतना मैं बेवकूफ नहीं हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, तो मैं देखूंगा कि पहले देखो हाफ तो सबसे बाहर है, हाफ तो ऑलरेडी बाहर है। अब आप देखो 2t वाला पार्ट को देखो, अब ध्यान से 2t वाले टर्म्स को ऑब्जर्व करो। तो एक 2t कहाँ पे प्रेजेंट है, इधर है, एक 2t यहाँ पे प्रेजेंट है और एक 2t यहाँ पे प्रेजेंट है। जब आप एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे अपूर्वा, तो ये जो 2t वाला टर्म है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये बताओ। जब आप यहाँ पे एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके इसको पूरा ओपन करते हैं तो आपका 2t वाला जो टर्म था, पहला वाला 2t वाला टर्म, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता। ये देखो यहाँ तो एडिशन है, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो कहना इसे कि q माइनस r, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसके साथ मल्टीप्लाई होता, तो उसके अंदर ही आपको 2t दिख रहा है, तो 2t उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, परफेक्ट, हाँ एग्जैक्टली, q माइनस r p माइनस r n। तो लॉजिकली हमको क्या करना चाहिए, हमने हर जगह से इमेजिन कर लो कि 2t को मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लिया, तो 2t को अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहां से क्या मिलेगा आपको, q माइनस r मिलेगा। फिर देखो बीच में प्लस आया और अगला ब्रैकेट कौन सा है, r माइनस p है, फिर प्लस आया, अगला ब्रैकेट कौन सा है, p माइनस q है। तो दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म दिस, ओके। नेक्स्ट अब आइए d वाले पे आ जाओ, अब आप d वाले पे आ जाओ, ठीक है। d वाले में अगर ऑब्जर्व करोगे तो d वाला टर्म कहाँ है, इधर है और इधर है। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे d के साथ p माइनस 1 भी मल्टीप्लाइड है और ब्रैकेट खोलोगे तो q माइनस r भी मल्टीप्लाइड होगा। सिमिलरली सेकेंड टर्म पे आओगे तो d के साथ यहाँ q माइनस 1 मल्टीप्लाइड है और इसके साथ r माइनस p भी मल्टीप्लाइड होगा। सिमिलरली लास्ट टर्म में d के साथ यहाँ r माइनस 1 मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, और ये जब कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे तो p माइनस q मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम d को कॉमन ले लेते हैं तो I am going to get something like p minus 1 times q minus r plus q minus 1 times r minus p plus r minus 1 times p minus q। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर में माइनस हुआ है, PQR का प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर यूज हुआ है, माइनस हुआ है। तो इस तरीके के सब्ट्रैक्शन वगैरह हमेशा जीरो ही होते हैं, बट स्टिल आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। अच्छा 2t वाले पार्ट में अगर देखोगे तो प्लस q माइनस q कैंसिल, माइनस p प्लस p कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो खत्म हो गया है ना, ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, हाफ 2t इंटू 0। अब अगर यहां देखोगे, अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर भी दूं तो pq माइनस pr माइनस q प्लस r, फिर सिमिलरली आगे qr माइनस pq माइनस r प्लस p, और लास्ट वाले में प्लस rp
माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कैंसिलेशन के लिए, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू कैंसिल, माइनस पी और प्लस पी कैंसिल, माइनस आर और प्लस आर कैंसिल। अब अगर आप बाकी टर्म्स पे आते हो तो पी क्यू, देखो यहाँ पी क्यू है और यहाँ पे माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर आप पी आर को देखोगे तो इधर माइनस पी आर है और यहाँ पे प्लस पी आर है, कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर आप क्यू आर को देखोगे तो उधर प्लस क्यू आर है, इधर माइनस क्यू आर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो दिस इज हाफ ऑफ 2t इंटू 0 प्लस d इंटू 0। मतलब अंदर तो सभी 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 भी 0 निकल कर आएगा, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। अगेन क्या मैंने अपना कोई दिमाग लगाया? नहीं, सिंपली जो प्रूफ करना था उसमें मैंने वैल्यूज को पुट किया, कैलकुलेशन को सिंपल करने के बारे में सोचा, सिंप्लीफाई किया एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है, चलो अमृत ने आई थिंक 5.2 पूछा था, 5.2 से सेकंड वाला। तो गाइस वैसे अब सेशन को एंड करना है, आप लोग लीव कर सकते हो इसको, बस सेकंड वाला अच्छा ये वाला आई थिंक पहले भी मैंने मना किया हुआ है कि एज ऑफ नाउ लेट्स लीव दिस फॉर नाउ, बिकॉज यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व है। अमृत जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेंगे तो एक बार इसको याद दिलाना, अभी ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे प्रॉपर एक फॉर्मूला होता है cos c इंटू cos d वाला, जो कि हम 10th में पढ़ते भी नहीं है, वो फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है मेरे को। हाँ अमृत बोलो। सर तो एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था, वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए हैं अभी, वो थोड़ा बता दीजिए। ग्रुप पे भेजे हो? हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर के अंदर अभी सॉल्यूशन भेज दूंगा ग्रुप पे, ओके। और कोई डाउट है किसी के? तो स्टूडेंट्स फिर इसी के साथ एपी चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 को अभी हम अवॉइड करेंगे, ट्रायंगल्स है, वी विल डू इट इन आवर ऑफलाइन क्लास, क्योंकि खासा मुश्किल चैप्टर कह सकते हो। वैसे कौन सा चैप्टर करना चाहते हो बताओ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। टेल मी विच चैप्टर यू वांट, चैट बॉक्स में डालो, टेल मी कौन सा चैप्टर करना चाहते हो। आई विल स्टार्ट आइदर 6, 7, 8, 6, 7, 8 में से कुछ शुरू होगा, तो आप ही बताओ कौन सा करोगे। वाह, ट्रायंगल्स के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, कोऑर्डिनेट के लिए बस एक मैसेज आया है, और ट्रिगोनोमेट्री के 2 लोगों ने मैसेज किया, अखिलेश और अंकित ने। सो आई थिंक डील इज डन। ट्रायंगल्स के लिए सब पीछे पड़े हुए हैं, तो ट्रायंगल शुरू करते हैं तब, लेकिन ट्रायंगल शुरू होगा तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो सबको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, ट्रायंगल थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, लंबा चैप्टर होने वाला है, ओके। कोई नहीं अपूर्वा, मेजॉरिटी का कहना ट्रायंगल्स है, इसलिए ट्रायंगल मैंने पर्सनली A1 में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां पे एक क्लास में खत्म हो जाएगा, तो वहां पे तो मैंने अगला चैप्टर का बात किया था, मतलब आई थिंक ट्रिगो का बात किया था, बट ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू गाइस वांट टू स्टार्ट विद, मेजॉरिटी चाहते हैं ट्रायंगल्स, तो आई विल स्टार्ट विद ट्रायंगल्स, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है यार। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ट्रायंगल्स ऑफलाइन में पढ़ाइएगा, एग्जैक्टली मुझे भी वही चाहिए। हाँ अदिति, चैप्टर नंबर 1 बाकी है, आई वाज प्लानिंग कि वो चैप्टर नंबर 1 ऑफलाइन में कराऊंगा। यस, उसमें थ्योरम्स बहुत हैं। गाइस एक काम करो, आप लोग डिसाइड करके मुझे बताना ग्रुप में कौन सा चैप्टर करना चाहते हो। हमारी अगली क्लास सैटरडे को है, आप मुझे सैटरडे क्लास से पहले आधे घंटे पहले भी बता दोगे तो चलेगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा पीपीटी बना लूंगा, ओके। अर्णव सर कह रहे हैं कि सर कुछ दिन में तो सर सब खुलने ही वाला है सर, सारा चीज तो सर। लेकिन कुछ दिन में देखो खुलने वाला है, आप क्या मीन करो कि आपका स्कूल खुलेगा? मुझे अगले 3 महीने तक आप लोगों के स्कूल खुलते हुए नहीं दिख रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
यस सर, तो कह रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं ना होगा सर, कि ट्रायंगल्स ना शुरू करिएगा। जो चाहेंगे, मेजॉरिटी जो चाहेगा वो। मुझे है कि कोई सर भी चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है सर, अभी हम देख रहे थे सर, बहुत हार्ड है। तो आप ऐसे भी जिस पोजीशन में हो और आप पीछे के चैप्टर देख रहे हो, आप आगे के चैप्टर आपको देखना नहीं चाहिए। और अगर आप पहले से अगर ये इमेज बना लोगे अर्णव कि वो बहुत हार्ड है, तो उसके बाद अगर मैं जितना भी अच्छे से पढ़ाऊंगा वो आप हार्ड मानकर अपने आप को वहां पे डाउन करके रखोगे। तो सबसे पहले तो यार चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सोचना चाहिए वो टफ है या इजी है। पहले अगर ये इमेज बना लेंगे ना तो हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इतना भी हार्ड नहीं है यार। आप 11th का ट्रिगोनोमेट्री हार्ड होता है, 10th में तो हमने कुछ ट्रिगोनोमेट्री के नाम पे किया ही नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। एक काम करेंगे, सुनो, एक पोल शुरू करता हूँ, ठीक है। एक पोल शुरू करता हूँ, वेट, रुको, पोल शुरू करता हूँ, सही बात बोले हो। ऑप्शन 1 है वहां पे, ए मार्क करेगा वो लोग जिसको चाहिए चैप्टर 6। पोल का रिजल्ट आप सबको दिखेगा, आपको ये नहीं दिखेगा किस बच्चे ने मार्क किया ताकि आप उसकी पिटाई ना कर सको। ऑप्शन बी होगा चैप्टर 7, ऑप्शन सी होगा चैप्टर 8 एंड ऑप्शन डी हो जाएगा नोटा। नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब आप तीनों में से कोई नहीं चाहते हो, तो आपको उस दिन जाके पता चलेगा कि सर कौन सा पढ़ा रहे। ऑब्वियसली 6, 7, 8 में से नहीं होगा, कोई और चैप्टर होगा। ओके, चलो जल्दी से पोल करो। पोल शुरू कर दिया हूं, मार्क करो आपको क्या चाहिए। यहां पे तो सारे लोग पोल में पार्टिसिपेट करो। 19 में से 16 हो गए, 17 हो गए, 2 बचे हुए हैं। अभी भी 2 लोग हैं यहाँ पे यार, बताओ, पता चल जाए ना वो कौन है। छोड़ूंगा नहीं, मार्क करो जल्दी से। 18 हो गया, 1 बचा हुआ है। मैं पोल को एंड कर रहा हूं, फिर मैं दिखाऊंगा सबको कि क्या मार्किंग हुई है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग देख के हंसोगे। अभी मैं रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, क्या दिख रहा है रिजल्ट में। ऑप्शन 1 में 6 लोग थे, ऑप्शन सी में 6 लोग थे, तो वहां पे टाई हो गया है। टाई हो गया है, ठीक है। तो मैं दोबारा से पोल लॉन्च कर रहा हूं, दोबारा से पोल लॉन्च कर रहा हूं। ये क्या है, अभी फिर से मार्क करो। दोबारा से पोल लॉन्च कर रहा हूं, क्या पता मेजॉरिटी इधर से उधर हो जाए। हरी अप, हरी अप, हरी अप। अभी फिर वो एक महान इंसान है जिसने पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया। चलो, सो एंडिंग द पोल। इस बार आपको रिजल्ट दिखाता हूं। देख सकते हो, फिर से 6 लोगों ने ऑप्शन ए और 6 लोगों ने ऑप्शन सी को मार्क किया है। मतलब पहले जो था, किसी ने भी अपने ऑप्शन को चेंज नहीं किया। बहुत अच्छा है। अब इसको थोड़ा चेंज हम करते हैं। ठीक है, अब सुनो, एक पोल शुरू होगा जिसमें आप सिर्फ 2 ही ऑप्शन मार्क करोगे, आइदर चैप्टर 6 और चैप्टर 8। सी और डी काउंट नहीं होगा। सी और डी मार्क करोगे तो काउंट नहीं होगा, बिकॉज मेजॉरिटी वहीं पे लाई कर रही है। लास्ट टाइम कर रहा है, टाइम बर्बाद नहीं करना। चलो, ऑप्शन ए इज चैप्टर 6, ऑप्शन बी इज चैप्टर 8। ये भगवान। देखो रिजल्ट देखो। ये क्या हो रहा है, फिर से टाई हो गया। वी आर डूइंग चैप्टर 7, वी आर डूइंग चैप्टर 7। तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे। वी आर डूइंग चैप्टर 7, दिख गया ना सबको।
कितना टाई हुआ? चैप्टर 7 होगा। अब मैं किसी को कुछ नहीं बोला। बाय एवरीवन, एंडिंग द सेशन, मिलते हैं परसों। बताओ